हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके स्वास्थ्य अच्छे होंगे और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। जो भी आपका पेपर गया होगा, जो पेपर आपका हो गया होगा, अच्छे से गया होगा। एंड आई विश कि जो आपका पेपर अभी बचा हुआ है, जो आपका पेपर अभी होने वाला है, वो भी अच्छे से जाए। आज का जो लेक्चर है, जो सेशन है, इसमें हम लोग मैथ्स का रिवीजन करेंगे। आप बोलोगे कि सर मेरा अभी मैथ्स का पेपर नहीं है, मैथ्स से पहले किसी दूसरे सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है? तो सर हम उस सब्जेक्ट को क्यों नहीं रिवीजन कर रहे हैं जो मैथ्स को रिवीजन कर रहे हैं? आप मैक्सिमम टाइम उस सब्जेक्ट को दीजिए जिसका अभी पेपर है सबसे पहले, और कुछ टाइम निकाल करके आप मैथ्स को दे लीजिए, क्योंकि अभी मैथ्स का भी पेपर आपका नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम में है, उस सब्जेक्ट की बात है, ठीक है? जनरली क्या होता है ना कि आप एक सब्जेक्ट को अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पढ़ रहे हैं ना, तो एक टाइम के बाद जो है ना हमारा ब्रेन जो है वो उसको लगने लगता है यार एक ही चीज़ को हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, या फिर रिवाइज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बोर टाइप का फील होने लगता है। तो आपका इसमें दो फायदा है, अगर आप अभी भी अगर थोड़ा सा मैथ्स का रिवीजन करेंगे तो एक तो वो जो है लंबा टाइम से आप जैसे जो भी सब्जेक्ट का पेपर है आपका, उसका रिवीजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, थोड़ा सा उससे ब्रेक मिल जाएगा, आप दूसरे सब्जेक्ट को कर लीजिएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेकर अगर दूसरे को कर लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को, तो वो जो सब्जेक्ट आगे है जैसे कि मैथ्स, आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, जैसे आप इसमें जो थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग टाइम से जब कर रहे होते हैं ना, बोर्ड टाइप का जो फील होता है ना, वो फिर क्या होता है ना, रिफ्रेशमेंट हो जाता है अगर दूसरा सब्जेक्ट कोई भी कर लेते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैथ्स ही करना है, अगर मान लो आपका मैथ्स के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा टाइम दे लो आप, ठीक है? मैक्सिमम टाइम उस सब्जेक्ट को दो जो आपका सबसे पहले पेपर होने वाला है, ठीक है? बट थोड़ा सा टाइम जैसे 1 आवर 1.5 आवर उसको दे लीजिए आप, ठीक है? मैथ्स को दे लीजिए, या फिर और भी जो सब्जेक्ट बचा उसको दे लीजिए हाफ आवर का, ठीक है? और जो मेरा मानना है कि मैथ्स का जो सबसे इफेक्टिव रिवीजन होता है वो होता है क्वेश्चन करके। जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो आप कहीं से भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है? जब जनरली या फिर कोई टीचर आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर उस समय बच्चा से पूछा जाता है कि कंसेप्ट समझ आया, तो मैक्सिमम बच्चे का रिएक्शन आता है हाँ सर सब समझ आ गया। एकदम ऐसा ही रिएक्शन होता है कि मतलब उस बच्चे को मतलब उस टाइम लगता है यार हाँ सब समझ आ गया, और समझ कंसेप्ट आ भी जाता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि समझ नहीं आता, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है? अब वही बच्चा को बोला जाए कि रिवीजन करने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि क्वेश्चन तुरंत नहीं हो पाता है, बट उनसे पूछो कंसेप्ट सब क्लियर है, एकदम सब समझ में आ रखा है, बट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है? या फिर जैसे मान लो अभी एग्जाम का टाइम है, तो मेजर पोर्शन या फिर मेजर पॉपुलेशन जो है या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जाते हैं जो उन्होंने शॉर्ट नोट बना रखा है, जो उन्होंने मैथ का जो नोटबुक बना रखा है, जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है उसको रिवाइज करते हैं, और उनको लगता है अच्छा मेरा तो ये चैप्टर रिवीजन हो गया, ये चैप्टर रिवीजन हो गया, मतलब सारा चैप्टर ऐसे करके धीरे धीरे करके लगता है अच्छा मैंने कंसेप्ट तो रिवीजन कर लिया, यानी सारा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में इसमें क्या है ना कि अगर आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करोगे तो आपका इफेक्टिव रिवीजन होगा। बोलोगे ये कैसे? क्योंकि मैथ्स में आपका क्वेश्चन तभी होगा, क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होगा जब आपका कंसेप्चुअल पार्ट सही होगा, आपने सही से सीख रखा होगा, आपने सही से समझ रखा होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको सही सॉल्व करना है तो कंसेप्चुअल पार्ट आपको सही से आना चाहिए। कंसेप्चुअल पार्ट सही है मतलब कंसेप्चुअल पार्ट आपने अगर समझ रखा है, सीख रखा है, रिवाइज कर रखा है, क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन करने क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे तभी होंगे जब आपने कंसेप्चुअल पार्ट को अच्छे से समझ रखा है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है, कंसेप्चुअल पार्ट का आपको समझ भी आ जाता है कि आपने कौन कौन सा पार्ट है जो अच्छे से समझ रखा है, कौन कौन सा पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा रिविजन चाहिए कंसेप्चुअली। और दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि आपको पता भी चल जाता है अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दो बेनिफिट है। और इस जो अभी टाइम भी कम आपके पास है तो इससे इफेक्टिव रिवीजन होता है, कम टाइम में एक अच्छा बेनिफिट आउटपुट लेके आ जाओगे आप,
मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैथ्स में क्या होता है ना कि दो पार्ट है, एक होता है कंसेप्चुअल पार्ट, एक होता है क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन टेक्निक है। आपने कंसेप्चुअल पार्ट तो मैक्सिमम को आ रहा होता है, बट जो सॉल्यूशन टेक्निक है वो नहीं आता, वहाँ पे लैग कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा मैथ्स में मैथ समझ ही नहीं आता। रीजन क्या होता है, कंसेप्चुअल पार्ट अच्छे से आता है, हाँ बिल्कुल अच्छे से आता है, बट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो ये भी क्या है ना कि जैसे कंसेप्चुअल पार्ट और जो सॉल्यूशन टेक्निक है इसको भी कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। ये कैसे आता है, तो ये आप टीचर से सीखते हो, जो आपके टीचर हैं, जो आपके मेंटर हैं, वहाँ से आप सीखते हो कंसेप्ट और जो उसका सॉल्यूशन टेक्निक है उसको कनेक्ट कैसे आप करना आना चाहिए। वो कहाँ से, तो मेरा जो अभी रिवीजन का ये जो सीरीज है या फिर जो लेक्चर है, ठीक है सीरीज, और ये जो खास करके ये जो लेक्चर इसमें मैं यही करने वाला हूँ। क्वेश्चन दूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन भी करके मैं आपको बताऊंगा, और आपको आइडिया भी लग जाएगा अच्छा बोर्ड्स का क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसको पूरा देखना और देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसे क्लियर लिख रखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। ठीक है, जनरली क्या होता है अगर नहीं दे रखा तो आपको पता करना होता है, बट 10th में सिर्फ हम लोग एपी पढ़ते हैं तो जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो यही माइंड में आता है अच्छा क्वेश्चन है तो एपी का ही होगा। खैर इसे भी आप काम चला सकते हैं, बट मैं कहूँगा कंसेप्चुअली आप चलिए हमेशा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, एक सीरीज दे रखा है आपका, ये सीरीज है आपका 2/3 0 -2/3 -4/3 डॉट 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 ऐसे सॉरी। इसमें कह रहा है फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी उसका सम बताना है आपको। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हो कि एपी में है या नहीं है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को ले लो और जो बाद में टर्म है उसको उससे पहले वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, या भी कैसे भी करके आप सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, इस दोनों को कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा 0 -2/3 दैट इज -2/3। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, -2/3 -0 ये भी आपका आ जाएगा -2/3। आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर जो डिफरेंस है -2/3, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है -2/3, और यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो -2/3, यानी दो कोई भी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या फिक्स है। अगर डिफरेंस फिक्स है दैट मीन्स ये सीरीज जो है वो ईपी में है। अगर ये सीरीज ईपी में है तो इसका फिर आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कैसे हम सम निकालते हैं। और एक चीज और भी है, इसका पहले फॉर्मूला निकल लेते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, ये क्या होता है n/2 अब इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ये होता है फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ये जो सीरीज है एपी में है उसका फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू क्या होता है, a रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टर्म। आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये इस एपी जो ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये 2/3, तो a का वैल्यू हो गया 2/3। ठीक है, ये d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, d इज कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, कोई भी दो टर्म ले लो, जो बाद वाला टर्म है उसको उसके पीछे वाला टर्म से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 0 -2/3 -2/3 -0, सब में क्या आ रहा है -2/3, तो कॉमन डिफरेंस इज -2/3। n इज 20 क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछ रहा है। द सम ऑफ 20 टर्म इज इक्वल्स टू 20/2 टाइम्स 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2/3 प्लस ये हो गया आपका 20 -1 इज 19 इंटू d का वैल्यू कितना है -2/3। मैंने सारा वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लेना है, ये सिंपल है। इसको इससे कट कर दो, ये तो आपका आ गया 10
यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, इसको कॉमन ले लो आप, इंटू 2/3, यहाँ क्या बच गया 2, और ये यहाँ पे क्या बच गया -19, यही है ना 2, और यहाँ पे माइनस आ गया क्या 19 इंटू -1 दैट इज -19, ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 2/3 इंटू -17, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये इससे डिविजिबल है नहीं, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, तो हमको मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। 17 2 34, 34 इंटू 10 दैट इज 340 विथ माइनस साइन, ये माइनस का माइनस आ जाएगा और अपॉन 3। ये जो आपका आया ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस सीरीज। आपने बोला सर ये 2 नंबर का था, इसमें इतना टाइम क्यों लगाया? मुझे इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैंने इसमें आपको जो सम एपी का जो सम का कंसेप्ट है वो पूरा अच्छे से समझा दिया। एपी कैसे पहचानते हैं वो मैंने बताया आपको, फर्स्ट टर्म कैसे पहचानते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और फिर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला जैसे सम ऑफ है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ये भी लिख लो आप, या फिर देख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ep है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी था बिल्कुल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब 4 वर्टिसेस दे रखा है ABCD, और आपको कह रहा है ये प्रूव करने के लिए ये जो है ये पैरेललोग्राम है। इसमें एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसमें चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अभी तुरंत आसान से एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट इसमें आपको थोड़ा सा ना क्लियरिटी चाहिए होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रूव, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो वर्टिसेस जो वर्टेक्स दे रखा है ABCD उसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। अब आपके माइंड में आ सकता है पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम है, एक स्क्वायर है वो भी पैरेललोग्राम, एक रोम्बस है वो भी पैरेललोग्राम है। आखिर हम पैरेललोग्राम प्रूव करें तो करें कैसे? क्या प्रूव कर दे? रेक्टेंगल प्रूव कर दे उससे हो जाएगा, स्क्वायर कर दे उससे हो जाएगा, क्या करें जिससे पैरेललोग्राम होता है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पैरेललोग्राम का एक जो है सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो होता है इसका अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। आप कहोगे सर ये क्या है? देखो आप कोई भी ले लो, जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ अभी ट्राई करता हूँ, जैसे है ना कि कोशिश करता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे ABCD दे रखा है, 4 वर्टेक्स दे रखा है, मैं कर रहा हूँ कि कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, ठीक है, और देखते हैं वो पैरेललोग्राम बनता है या नहीं बनता है। आप ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, बोलोगे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल भी नहीं है। अब बोलोगे सर करना क्या चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक चीज कर लोगे ना तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। वो क्या? कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो गया। क्योंकि माइंड में कंफ्यूजन ये आता है ना कि पैरेललोग्राम में मैंने हम लोग जनरली क्या है ना, ये बच्चे को ऐसा लगता है अच्छा पैरेलल लाइन के बारे में पूछ रहा है, अपोजिट जो साइड है वो पैरेलल होना चाहिए। आपके मन में ये भी आ सकता है। यहाँ पे भी है ना ये और ये पैरेलल है, तो लगेगा अच्छा ऐसे भी हम कर सकते हैं। बट एक चीज इसमें ध्यान रखना है आपको कि अगर आप अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव कर लोगे तो वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि कोई सा ये पैरेललोग्राम है ही नहीं। आप कोई सा भी डायग्राम बनाओगे वो पैरेललोग्राम तभी होगा जब उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। और जिनको ध्यान में होगा उन्होंने पढ़ा भी होगा कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी नहीं होता अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल। ठीक है, एक दूसरा एक इसका मेथड होता है,
जिन्होंने स्लॉप पर रखा होगा कैसे लाइन का एक स्लोप निकालते हैं, तो अपोजिट साइड का जो सामने वाला है, ये जिसकी साइड है इसके सामने वाला और ये इसके सामने वाला, अगर जो अपोजिट साइड है उसका स्लोप अगर इक्वल है तो दैट मीन्स वो पैरेलल है और पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। बट उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, जो अपोजिट साइड है ना वो क्या होना चाहिए, उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए, वो पैरेललोग्राम है। आइए तो इसको हम प्रूव करते हैं कि ये पैरेललोग्राम। जब कभी भी ना, इसमें एक चीज मैं और नहीं बताना चाहूंगा आपको कि जब कभी भी आपको ये दे रखा है, चार जैसे पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कौन पॉइंट कहाँ है नहीं है, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एक रफ डायग्राम बना ले, रफ स्केच बना ले, और वो जो पॉइंट है जहाँ होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पॉइंट करे, उसके बाद उसको ज्वाइन करे और उसके बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश करे। इससे एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है एग्जामिनर पे, वो मार्क्स आपको फुल देने का ट्राई करता है। फिर जैसे मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक पहले ये बना लिया, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 1,2, ये 1 ये 2, लगभग यहाँ पे होगा, मैंने ले लिया 1,2। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है 5,4, ये आपका आएगा 5, ये आपका आएगा 4, इसके आसपास कहीं पे, ये मैंने ले लिया 5,4, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है। जो थर्ड पॉइंट दे रखा है सी पॉइंट दैट इज वो है 3,8, ये यहाँ पे होगा और 8 कहीं यहाँ पे होगा, ये इसको आप ले लीजिए 3,8, और ये सी पॉइंट दे रखा है, और जो डी पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है -1,6। क्या दे रखा है -1,6, -1 कहाँ पे आएगा ये, और 6 कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका यहाँ आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये -1,6, ये आपका डी हो गया। इसको आप ज्वाइन करने का ट्राई करें, इसको मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ 1,2, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करने का सबसे पहले ट्राई करें, तो एक दूसरा मार्कर सी से ज्वाइन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे मान लो, ये मैंने यहाँ बना लिया, आप मान लो कि यहाँ पे है ये, ठीक है। लोग सर आप तो ये ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हो, मैंने एक्चुअली नहीं बनाया, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया इसलिए ऐसा लग रहा है। ये यहाँ आ गया और इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, इसमें ना क्या होता है कि थोड़ा सा फील आ जाता है कि ये पैरेललोग्राम टाइप है, ठीक है। अब बहुत इजी है, मैंने जस्ट बताया आपको पैरेललोग्राम में करना क्या है, आपको प्रूव कर लेना है इसका लेंथ इक्वल है, इसका लेंथ इक्वल है, दैट मींस इसका लेंथ इक्वल है और इसका लेंथ इक्वल है। कर लेते हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे आप, 8 - 4 दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 ये आ गया 3 - 5 दैट इज -2 का स्क्वायर रूट, ये 4 का स्क्वायर यानी 16 + 4 दैट इज √20, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, दोनों पॉइंट के बीच, ये फाइंड कर लेते हैं। 6 - 4 दैट इज 6 - 2 दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस -1 दैट इज -2 इसका स्क्वायर, सेम आ गया, ये भी आपका जो √20। इसको कर लेते हैं, 8 - 6 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ गया 3 और ये आपका है 8 - ये हो गया 6 2, ये हो गया 8 माइनस यानी हो गया आपका 3 माइनस यानी 4 इसका स्क्वायर लीजिए, ये भी आपका आ गया √20। अब ये कर लेते हैं, 4 - 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, 5 - 1 दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज √20। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये √20, ये √20, ये भी √20, ये भी √20, तो अपोजिट साइड तो इक्वल है। इसमें इस केस में ऐसा हो गया कि ये भी इक्वल है, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मैंने आपको एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट बताई है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, आप हमेशा कोशिश करें इसको एक थोड़ा सा रफ स्केच बना लें, नहीं एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर 5 मार्क्स के हैं तो उसमें तो जरूर बनाएं आप,
अगर 2 मार्क्स के भी हैं तो भी रफली थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आप जरूर बना लें, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 2। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, बोलो एक और पार्ट है, फिर 2 नंबर में इतना नहीं। इसमें क्या है ना, अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर एक और पार्ट दे रखा है, वो बोल रहा है एग्जाम में कि आप वो करो। वो जो दूसरा पार्ट है मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या रहा, सो दैट द पॉइंट्स, ये भी वर्टेक्स का है, ये भी कोऑर्डिनेट्स का ही है, आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सेम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बना लिए, 3,0 ये आपका आ जाएगा 3,0, ये पॉइंट आपका ए है। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है 6,4, ये आपका आ जाएगा 6 यहाँ पे कहीं पे, 4 यहाँ पे, ये 6,4 ये आपका बी है। और सी पॉइंट क्या है आपका -1,3, -1 दैट इज -1, और ये 3 साइड यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये आपका आएगा -1,3, ये सी पॉइंट। आपको ये कह रहा है प्रूव करने के लिए कि ये जो कोऑर्डिनेट इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रफ ट्राई करते हैं, जैसे हम बना लेते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो डायग्राम बनाने के बाद क्या है ना कि आधा क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया आपका। अब थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन पार्ट कर लेते हैं हम। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, 3 - 0 दैट इज 3 का स्क्वायर। मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर, और -1 -3 दैट इज -4, ये स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 5, ठीक है। क्योंकि 3 - 0 दैट इज 3 का स्क्वायर, -1 - 3 दैट इज -4 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 16 + 9 दैट इज 5। ये फाइंड कर लेते हैं हम, ये फाइंड करेंगे तो 4 ये आपका आ गया 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर रूट, ये भी आपका आ गया 5। और इसको जब कैलकुलेट इसकी इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो 4 - 3 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ गया 6, ये आ गया आपका 4 - 3 दैट इज 1, ये 6 माइनस प्लस ये आ गया आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका आ गया √50। ये देखोगे ना, ये 5 जो लिखा होगा वो √25 और ये भी √25, यानी इसका सम और इसका सम इसके सम इक्वल है। दैट मींस ये जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री, या फिर इसके सम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यही तो आपको प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इजी भी लगा होगा, ठीक है। देख लो ऐसे ही रहते हैं, बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है मेंटली वहां पे पेपर के पास, बस सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 में भी 2 पार्ट दे रखा है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। जो ए पार्ट है, एक सेकंड, जो आपका ए पार्ट है वो कह रहा है इवैल्यूएट, आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये तो और भी इजी है, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cot 45। सॉरी, सिंपल है। sin 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 1/sec 30
तो हमको सेक का जैसे वैल्यू क्या है ना कि जनरली क्या होता है ना कि साइन कॉस टेन ध्यान रखते हैं और उसी से हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं। कॉस 30 का मान पता होता है, ये किसके इक्वल होता है? कॉस 30 का मान जो होता है वो साइन 60 के इक्वल होता है, और साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो कॉस 30 क्या हो गया? √3/2। और कॉस 30 पता है तो सेक 30 भी पता है, उसके रेसिप्रोकल होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो ये आपका आ गया 2/√3 प्लस cot 45 इज 1। अब बोलोगे कि सर ये वैल्यू कैसे ध्यान रखते हैं? मैं आपको बोलूंगा साइन और कॉस का सारा वैल्यू ध्यान रखें। उसके बाद अभी जितने भी क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमेशा क्या करिए, वैल्यू को ना क्वेश्चन लास्ट से देखने की कोशिश ना करिए। आप हमेशा उसको ना माइंड से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करें। सारा फॉर्मूला सारा जो वैल्यू है, जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/2, और ये आपका आ जाएगा 2 + √3/√3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 इंटू √3/2 + √3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3√3/2 टाइम्स 2 + √3। ओके, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख ले, या फिर इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई, रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 3√3, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 - √3, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दूंगा। 2 टाइम्स 2 + √3 इंटू 2 - √3। जब इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो a + b इंटू a - b दैट इज a² - b² का फॉर्मूला है। a इज 4, a इज 2, तो a का स्क्वायर इज 4, b इज √3, b का स्क्वायर इज 3, तो 4 - 3 इज 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कैसे आप लोगे 1 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 3√3 टाइम्स 2 - √3/2, यही आपका आंसर है। बोलोगे सर ये आंसर है या ये आंसर? ये भी आंसर है। आप चाहो तो ये यहाँ पे छोड़ दो, या चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, दोनों आंसर है। बस इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो लिख दिया। ठीक है, आई होप ये काफी इजी है और आपको इजी लगा भी होगा। चलिए इसका अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट को नहीं, मतलब ये कर लीजिए या फिर दूसरा कोई एक और दे रखा है उसको कर लीजिए। ठीक है, और वो भी बहुत ही इजी है। इसमें आपको क्या है, और फॉर ए इसमें दे रखा है ए इज 30 डिग्री, बी इज 60 डिग्री। ठीक है, वेरीफाई साइन ऑफ a + b इज इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये आपको कह रहा है कि प्रूव करने के लिए आपको ये दे रखा है a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू इतना, तो आपको कह रहा है वेरीफाई कीजिए ये जो है इसके इक्वल है। साइन ऑफ a + b इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। बिल्कुल करेंगे हम, पहले LHS कर लेते हैं। LHS आपका क्या है? ये LHS है। साइन a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a इज 30 डिग्री और b इज 60 डिग्री। ये क्या आएगा? साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू तो आपको बचपन से पता है, दैट इज 1, है ना। अब RHS में आ जाते हैं। RHS क्या है आपका? RHS साइन a cos b, a का वैल्यू बस a की जगह हम क्या लिख देंगे? 30, साइन 30 cos b यानी cos 60 प्लस cos a यानी cos 30 प्लस साइन सॉरी इनटू साइन b दैट इज साइन 60। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2, cos 60 का मान ये साइन 30 के इक्वल होगा, ये 1/2 आपका, प्लस cos 30 ये साइन 60 का मान के इक्वल होगा, √3/2 इंटू साइन 60 इज √3/2। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए इसको। ये आपका क्या आ गया? 1/4 प्लस √3 इंटू √3 दैट इज 3/4, ये 4/4 दैट इज 1, और आपका LHS क्या आ रहा था? 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये भी बहुत ही इजी है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
थोड़ी सी लंबी होगी, बट लंबा होने का रीजन ये है, इसमें ना मैं हर कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट को भी समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अब घबराना नहीं, आप देखना आराम से, ठीक है, एक बार में नहीं हो, 2 बार में। फाइंड HCF ऑफ 660 and 704 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 4 है, ये कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से दो नंबर 660, ये 660 and 704, इस दोनों का आपको HCF फाइंड करना है। सबसे पहले आपको HCF का कंसेप्ट पता होना चाहिए। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मींस ये जो नंबर है इसका फैक्टर, ये नंबर है इसका फैक्टर, और दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन है वो आपको फैक्टर पता होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा आपको नंबर फाइंड करना है जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, मींस ये कॉमन हो गया, और जो सबसे बड़ा हो, मतलब जैसे इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो, जो ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, मींस कॉमन होना चाहिए, और जो दोनों में हो और बड़ा हो। इसमें बहुत सारा ऐसा फैक्टर होगा जो इसमें भी होगा, क्या वो HCF है? वो HCF नहीं है। जो सबसे बड़ा होगा, इसका जैसे फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना, वो आपको पूछ रहा है। जो दोनों में हो, मतलब कॉमन होना चाहिए, और जो दोनों में तो होना ही चाहिए, तभी तो कॉमन होगा वो, और सबसे बड़ा होना चाहिए। ये होता है HCF। कैसे फाइंड करते हैं? आपको बोल रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। पता है कहने का क्या मतलब है? कि आपको एक ऐसा नंबर चुनना है ना, ऐसा एक कॉमन नंबर चुनना है जो सबसे बड़ा होना चाहिए, जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, ठीक है। मींस हमको क्या करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है ना, एक जो नंबर आए ना वो इससे भी डिविजिबल हो जाए, इससे भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है, और ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में जाए, ठीक है। अब कैसे आएगा वो? मींस आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के रखती है, इसको दोनों नंबर को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाती है एकदम। तो कैसे करते हैं हम इसको कैसे करते हैं? इसका हम क्या कीजिएगा, इसका भी आप सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये 2, ये आपका आ गया 330, एक बार फिर से ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 5, इसको आप 5 से कर लेते हैं आप, ये आ गया 3, और ये 1 5, ये आ गया फिर से 3, ये 3, ये आ जाएगा। क्या और भी हो सकता है? नहीं हो सकता। हम इसके लिए भी कर लेते हैं, ये 2 से कर लीजिए आप, ये आ गया 3 105, और ये आ गया 2, फिर इसको 2 से कर लेते हैं, ये आपका आ गया 1 7 6, इसको फिर से 2 से कर लेते हैं 8 8, इसको फिर से 2 से कर लेते हैं, ये आपका आ गया 4 4, इसको फिर से 2 से कर लेते हैं, ये आपका आ गया 2 2, इसको फिर से 2 से कर लेते हैं, ये आपका आ गया 11। क्या और कुछ हो सकता है? और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इसको 6 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 3 × 11, इसको 704, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 × 11। बोलो कि सर अब क्या करेंगे? ये तो मैंने क्या कहना, इसको डिफरेंट टर्म में तोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है ना, कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ऐसा नंबर, बड़ा नंबर जो दोनों में हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कुछ नंबर इसमें से दिखना पड़ेगा, इसमें से भी दिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो नंबर 2 जैसे मान लेते हैं, ये 2 है, क्या ये HCF है? नहीं, क्योंकि ये जो है कॉमन तो दोनों में है, फैक्टर भी है, बट ये सबसे बड़ा नहीं है। आपको सबसे बड़ा फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में जो कॉमन है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक जगह अलग करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आ गया, आप ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों में कॉमन है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 11 नहीं है, ठीक है। क्या और कोई नंबर है जो दोनों में है? नहीं, बस यही है। तो मतलब अगर आप चाहो ना, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 11, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 11, और उसके साथ ये नंबर होगा, ये नंबर 5 × 50, इसके लिए होगा 15, इसके लिए हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 4, जो कि जो बाद में जो नंबर बचेगा इसके अलावा, ये जो तीनों नंबर है
इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स जैसे 2 इंटू 2 इंटू 11। इसके बाद ये तो दोनों में आएगा, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। बाकी इसके लिए क्या आएगा इंटू 15 और इसके लिए क्या आएगा इंटू 16, जिसको आप और सिंपल टर्म में नहीं ला सकते। बट लेकिन ये जो नंबर है ये दोनों में आएगा, जो ये दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन डिवीजन है, ये कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है और सबसे बड़ा है। क्योंकि 2 तो था इसमें भी था, 11 भी था, तो हम 2 भैया 11 को क्यों नहीं कहे, क्योंकि वो जो है सबसे बड़ा नहीं था। आपसे HCF पूछ रहा है, जो सबसे बड़ा वो कह रहा है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 11। ये कितना आएगा 44। यही आपका आंसर है। ओके, आप चाहें तो इसको नॉर्मल एक मेथड है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये करने का क्या तरीका था, क्या मतलब जरूरत था, आप इतना कर देते हो गया। मैंने ये चीज इसलिए बताया थोड़ा सा आपको कंसेप्ट का रिवाइज हो जाए। अगर ये 5 नंबर में आया तो आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ा सा लिख लो आप। और मैंने थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझाने के लिए कर दिया, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बट आप चाहो अगर आपको थोड़ा सा जल्दी में करना होगा तो इसको थोड़ा सा इस पार्ट को स्किप कर देना। बाकी जिनको लगता है कि थोड़ा सा हमको HCF का कंसेप्ट भी रिवाइज कर ले, आप उसको देखो, उनको आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और समझ में आया होगा। बस आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो।